सी दिस इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल, ये होना ही है। अगर अगर आप फेलियर देखते हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक रोज़ी पिक्चर हम उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है तुम बस बोलो कि हो जाएगा तो हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग यू गो थ्रू एंड यू ग्रो वाइल यू गो थ्रू इट। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू फेस दैट एंड देन यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप। तभी मतलब फिर एक वो कन्विक्शन आता है कि ठीक है करना तो है ही। मतलब देयर इज़ दिस ट्रुथ दैट एफर्ट्स विल नेवर गो इन वेन। Somewhere down the line these efforts will see their fruit. So you have to just convince yourself, and hope is a good thing. Like hope is a very big thing. You have to keep hope. Today we have All India Rank 151 अर्ची जैन मैम, जिन्होंने अभी रिसेंटली EO एग्जामिनेशन क्लियर किया है। अगर मैं मैम के बारे में बताऊं थोड़ा सा, मैम की जर्नी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली हम लोग को होता है कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मैम ने बीटेक की हुई है NIT भोपाल से। इसके बाद ये टाटा पावर में प्लेस हो चुकी थी कैंपस प्लेसमेंट में। 1.5 ईयर्स इन्होंने जॉब की। उसके बाद इनका ड्रीम था UPSC करना है, तो उन्होंने जॉब छोड़ी, UPSC दिया। 21, 22, 23, 22 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों के मेंस एग्जामिनेशन दिए, और 23 में भी मैम ने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन दिया था। और मेंस की तैयारी करते करते ही इन्होंने EO का पेपर इन्होंने किया है, और विद इन अ वीक, तो ये मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, और इन्होंने विद इन अ वीक ही जो हमारे बाकी टॉपिक्स UPSC के अलावा होते हैं वो पढ़े और उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी जर्नी के बारे में? आपने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया। तो फिर बस ये है कि UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में इसका भी फॉर्म फिल किया था, और जो मैंने वहाँ पे मेहनत की थी वो यहाँ पर रंग लाई है अभी। एंड और एक चीज़ और दोस्तों, इनको ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, पोइट्री डिसाइड करने का भी शौक है। तो मैं चाहूँगा मैम आप अगर 2 लाइनें कोई इतनी पोइट्रिक लाइन अगर आप बोल सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने हॉबीज़ में मेंशन किया था रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। तो वहाँ पे भी मुझे इंटरव्यू में भी बोला गया था कि आप पोएम सुनाइए, तो मैं वही वाली पोएम सुनाती हूँ। दिस पोएम इज़ कॉल्ड इन्विक्टस बाय सर विलियम हैनली। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms with the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. एनीवन जो मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? जब आपकी ना प्रिपरेशन मल्टीपल एरियाज में रही है, पहले आपने TCS में है ना स्टार्ट पागो, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और फिर आपने EO इधर आए। तो आपने EO क्यों चला? EO क्यों चुना एज अ बैकअप प्लान फॉर UPSC? बाकी वाले बहुत सारे एग्जाम्स थे। मैंने एक्चुअली UPSC के अलावा कोई भी दूसरा एग्ज़ाम दिया नहीं था। ये वाला एग्ज़ाम मुझे मतलब इसकी वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी थी, और ऐसा लगा था कि ओके एक सिक्योरिटी रहेगी जॉब की और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। तो फिर आई ट्राइड माई लक इन दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। काफ़ी ओवरलैप भी था UPSC के साथ, तो आई कितना मुश्किल होता है UPSC को कंप्रोमाइज़ करना विद एनी अदर एग्जाम? मुझे लगता है कि इनिशियली एटलीस्ट 3-4 अटैम्प्ट्स तक तो आपको होल हार्टेडली UPSC देना चाहिए, बट बी रियलिस्टिक एंड ऑल्सो प्लान फॉर अ प्लान बी। एंड मतलब फिर तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ से एग्जाम के पीछे नहीं भाग सकते। बीइंग रियलिस्टिक हमें प्लान भी होना चाहिए। तो फिर मैम कभी आपको ऐसा लगा कि मैं जॉब छोड़ के गलती करी स्कूलिंग प्रिपरेशन, जब आपके सिलेक्शन नहीं हुई? नहीं, मतलब ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, ऐसा रिग्रेट तो कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई न्यू दैट कुछ बेटर ही होगा। जो मेहनत है वो रंग लाएगी, मतलब एफर्ट्स कभी भी वेन नहीं जाते हैं। तो फिर आई नेवर फेल्ट दैट वे। जैसे UPSC सर ऑल्सो सेट कि UPSC और EO की कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन सच अ लेस टाइम? एक हफ्ते। हाँ राइट। एक्चुअली मैंने जो लेबर लॉ होता है, अकाउंटेंसी होती है, सिर्फ इनको टारगेट किया था। और मैंने क्या किया था, मैंने PYQs बहुत अच्छे से किए थे। तो PYQ का एक पैटर्न समझा, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने पढ़ा,
और कहीं ना कहीं फिर वही मुझे फिर हेल्प किया फाइनली। हमें सब ट्रेंड में भी चेंज हुआ कि वैक्यूम जो है किसके 17 के वो डिफरेंट थे, मतलब फैक्चर क्वेश्चन थे, स्टेट फॉर्मेट क्वेश्चन। राइट। और इस बार तो पेपर एकदम बढ़िया अलग लेवल का अलग था। ऑलमोस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल का। तो अब तो एक बार दुख नहीं हुआ कि यार ये क्या आ गया, और मैं मतलब अच्छी करके एप्लीकेशन बेटर कर पाती, मतलब आप बेटर ही करके बैठे। नहीं मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरा एग्ज़ाम सिनेरियो में पहला ही था, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ टफ है या ईजी है, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू कंपेयर इट टू। मैंने पीवाईक्यूज घर पे बैठ के सॉल्व किए थे, वो अलग होता है। तो मुझे तो जब एग्ज़ाम दे रही थी मुझे इतना मतलब ऐसा फील नहीं हुआ था कि बहुत टफ आया, इट वॉज लाइक डुएबल, तो वैसा हो गया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि एडुटैप का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे रेप्लिकेट हुए थे। तो जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो डैफ बेस्ड था, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था और हॉबीज़ के ऊपर बेस्ड था, तो इट वाज गुड। मैम ये ना एक अचीवर्स बैच है जो हम अपने जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हमको देते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो मैम को बुक मिल रही है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बुक हमने पिक की थी वो मैम ने पढ़ी हुई थी। तो फिर हमने ही मैम से पूछा कि मैम आपने मुझसे कौन सी नहीं पढ़ी है, तो आप हमें बता दो ताकि हम आपको वो बुक दे सकें। ठीक है, सो मैम द बुक इज़ द 3 Picks to Financial Freedom। ठीक है, इसको मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन एंड गाइस, वेलकम टू योर अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन, जहाँ पे हम जो भी आपकी तरह एक्सपीरियंस थे और अब वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने हैं उनकी आपके साथ एक गुफ्तगू करवाते हैं और हम उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने एक एस्पिरेंट से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की जर्नी जी है। तो आज के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो हैं ऑल इंडिया रैंक 151 अर्ची जैन मैम, जो कि भोपाल से हैं, और आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे रही उनकी जर्नी। सो वेलकम टू द सेशन मैम। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले अगर मैं मैम के बारे में बताऊं तो मैम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने टेंथ क्लास में 10 CGPA और +2 में अराउंड 95% मार्क्स थे मैम के, और ग्रेजुएशन मैम ने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में NIT भोपाल से। तो मैम मेरा पहला सवाल है, जब आप इतने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट इन द सेंस कि आप एक इतना अच्छा एजुकेशन करियर आपका चल रहा होता है, तो आप कभी भी किसी एग्ज़ाम को जब पकड़ते हो तो कितना ईजी हो जाता है, या फिर एक प्रेशर आता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी तो मुझे तो करना ही करना होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बात सच है कि जब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है तो एक थोड़ा प्रेशर होता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, कि ये एग्ज़ाम तो इंसान क्लियर कर ही लेगा, बट दिस इज़ नॉट द केस, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे कहीं ना किसी तरीके से ब्रिलियंट हैं यहाँ पर, तो कंपटीशन तो होता ही है, बट येस देयर इज़ डेफिनेटली अ प्रेशर कि हाँ यू हैव टू डू इट। और मतलब जैसे कि मैम आपने बोला प्रेशर होता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपने इंट्रो में भी देखा होगा, मैंने मैम से डिस्कस किया था कि जब हम जनरली कॉलेज में जाते हैं तो हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हम किसी तरह अपने आप को सेटल कर लें। Right. और आपने अपने आप को सेटल भी किया, आप कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे और आप टाटा पावर्स में सिलेक्ट भी हो गए थे, जहाँ पे आपने जॉब भी की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने जॉब स्टार्ट की तो जो ये UPSC वाला एक होता है ना कि ब्रेन चाइल्ड होता है पीछे, कहीं ना कहीं वो बार बार करता रहता है कि करना है, तो ये क्या आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो गया था कि जब आपने जॉब स्टार्ट की तब कहीं ना कहीं माइंड में कि नहीं यार कुछ और करना है, UPSC ही करना है? ग्रेजुएशन के बाद तो मेरा MS का प्लान था, मैंने GRE भी दिया हुआ था, इन विच आई गॉट 324 आउट ऑफ 340, तो काफ़ी अच्छा स्कोर था, आई कुड हैव गॉन फॉर MS। लेकिन डाउन द लाइन जब मैं जॉब कर रही थी उस वक्त मेरे दिमाग में आया था कि आई हैव टू चेंज माई फील्ड, और उस वक्त मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आई थी UPSC के लिए, तो तब मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर अराउंड 1.5 years ऑफ वर्किंग एट टाटा। मैम जब आपने डिसीज़न बनाया कि मुझे इस जॉब को छोड़ना है, तो आई वांट टू नो कि आपने मतलब क्योंकि बहुत एक टफ डिसीजन होता है, जैसे आपने बोला मैं MS कर सकती थी, ठीक है, और आप एक अच्छे प्लेस पे अच्छी जगह सेटल थे, अच्छे पैकेज पे सेटल थे, तो कितना टफ था ये डिसीजन लेना कि मुझे छोड़ना है? और आपने जब अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, तो हाउ ईजी इट वाज टू कन्विंस देम और हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू कन्विंस देम? देयर वर मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं MS ही करूँगी, बट वंस आई टोल्ड देम विद कन्विक्शन कि नहीं मुझे UPSC करना है, देन देयर वाज फुल सपोर्ट। पापा का तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, मम्मी थोड़ी सी डाउट में थी कि इज़ दिस द राइट डिसीजन, बट इनिशियली वो भी फिर आ गए थे इस चीज़ में कि ठीक है इट्स फाइन। एंड मैंने उनको ये कन्विंस किया था बोल के कि मैं सिर्फ 2 या 3 साल दूंगी, अगर नहीं होता है तो आई विल कम बैक टू माई प्राइवेट सेक्टर जॉब,
और फिर वहाँ पे ही कुछ करियर ग्रोथ का देखेंगे, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू ट्राई वंस इन माय लाइफ एंड आई विल डू इट। मतलब मैंने कन्विक्शन के साथ उनको बोला तो वो फिर कन्विंस हुए थे। और मैम जब हम जैसे अब आपने बोला मैंने जॉब छोड़ दी, आपने कन्विंस कर लिया, अब हम अगर यूपीएससी प्रिपरेशन को थोड़ा सा समझें। यूपीएससी प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है कि देखिए बाहर से ना बहुत मज़ा आता है देख के, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू सुनते हैं या फिर आप डिफरेंट पर्सनस के इंटरव्यू सुनते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमेशा माइंड में यही होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी निकल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट यूपीएससी अगर आप जर्नी की बात करें तो जब आप एक जर्नी में आते हो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। इफ़ यू गॉट अ सक्सेस, आपको पहली बार में सक्सेस मिल जाए तो एक ईजी जर्नी है, अदरवाइज हम बहुत मुश्किल जर्नी हो जाती है। क्योंकि आप इतने बड़े एकेडमिक बैकग्राउंड से आए थे और जब आपने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, इनिशियल हिकअप्स आपने भी देखे ही हैं, आपने इनिशियल फेलियर यहाँ पे देखा भी है, तो कैसा था वो रिएक्शन? क्योंकि मतलब शौक था या फिर आप प्रिपेयर्ड आए थे कि नहीं यार ये लंबी जर्नी और थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा इसमें? इनिशियली मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा शुक थी जब इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हुआ था, एंड आई ऑलमोस्ट थॉट कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन। बट मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे फिर से कन्विंस किया कि नहीं, अगर तुम इस चीज़ में आई हो तो यू शुड मतलब गिव इट ऑल, पूरा ही करो तभी निकलो यहाँ से। तो आई फील कि उस वक्त जो एक मुझे हिकअप आया था, मैं शायद थोड़ा मेंटली भी परेशान हो गई थी, मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हुआ था उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा था कि बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आई कुड हैव बीन समथिंग बेटर, और मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हूँ और घर पर हूँ लाइक दैट। बट फाइनली मतलब फिर आई ट्राइड अगेन, एंड थर्ड अटैम्प्ट में मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बहुत मेहनत की थी, एंड आई वॉज लाइक कि अगर अब नहीं हुआ देन नहीं होगा। बट थैंकफुली आई सॉ पॉजिटिव रिजल्ट इन दैट वन अटैम्प्ट, एंड सो या। मैम जैसा आपने बोला कि मैं बहुत एक लो फेस पे आ गया था कि मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और कैसा होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है मैम जनरली। जो देखिए कुछ टाइप के स्टूडेंट, जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि शायद पहले से एरो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इतना मैकेनिकल इम्पैक्ट होता है, पर शायद क्योंकि वो एक ऐसे स्ट्रगल उनको इतना नहीं, उनको पता है कि यार ठीक है शायद लंबी जर्नी जीनी पड़ेगी। बट जनरली जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए टू फील समथिंग आउट कि यार ये नहीं हो पा रहा, तो बहुत 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 बड़ा एंग्जाइटी और बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाए कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। जो जैसे आपने बोला मुझसे भी फेस हो, तो मैम आपने अब समझाया कैसे अपने आप को? बिकॉज मैं चाहता हूँ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, आप उनको गाइड करो कि क्या करना चाहिए। सी दिस इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल, ये होना ही है। अगर आप फेलियर देखते हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक रोज़ी पिक्चर हम उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है तुम बस बोलो कि हो जाएगा तो हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग यू गो थ्रू एंड यू ग्रो वाइल यू गो थ्रू इट। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू फेस दैट एंड देन यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, तभी मतलब फिर एक वो कन्विक्शन आता है कि ठीक है करना तो है ही। मतलब देयर इज़ दिस ट्रुथ दैट एफर्ट्स विल नेवर गो इन वेन, somewhere down the line these efforts will see their fruit. So you have to just convince yourself, and hope is a good thing. Like hope is a very big thing. You have to keep hope. और Only मैम then. जैसे अब आपने बोला मैंने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जब आप एक जॉब साइकिल से आते हैं और एक अच्छे आपने जैसे आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो यूपीएससी में जब आपने स्टार्ट की जर्नी तो आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मतलब आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपने खुद से ही सारा कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था मैम? मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी। थैंकफुली मैं कुछ लोगों को जानती थी जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था या इस जर्नी में थे, तो मैंने उनका गाइडेंस लिया, उनसे अच्छे से पूछा कि क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या एवरीथिंग, एंड आई प्रिपेयर्ड ऑन माई ओन। फिर जब मेंस मतलब प्री के बाद जब मेंस की तैयारी थी वो भी मैंने ऐसे ही की। मैं फिर दिल्ली आ गई थी उस वक्त, and यहाँ पे I surrounded myself with good friends who were also giving mains, and there was this peer group that helped me and supported me throughout the journey. So I did not take any coaching specifically for this preparation. ठीक है, आई थिंक तो फिर एक आप बहुत बड़े गाइडिंग पिलर हो जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि खुद प्रिपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करते हैं। Right. क्योंकि बहुत जनरली क्या होता है मैम कि काफ़ी लोग स्टैंडर्ड बुक्स को उठाते हैं, प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, बट फिर ना थोड़े टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं यार स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़नी है, कंपाइलेशंस बहुत अवेलेबल हैं, लेट्स गो विद द कंपाइलेशंस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितना यूजफुल है स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ऑब्सोल्यूट मटेरियल है या नहीं, काम का नहीं है, नोट्स पढ़ लो बेटर है। आपका क्या ओपिनियन है कि स्टैंडर्ड बुक से अगर पढ़ रहे हो या फिर अगर आप किसी कंपाइलेशन से पढ़ते हो तो कौन सी बेटर है और क्या बेनिफिट है, और क्या एक ऐसा डिसएडवांटेज मैं कहूँगा बट क्या एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लगता है कि यार शायद ये आप यहाँ पे लैक कर सकते हो?
इनिशियली तो स्टैंडर्ड बुक्स हैव टू बी रेड, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि जो कंपाइलेशन होती है उसमें वो एसेंस नहीं होता जो एक स्टैंडर्ड बुक में पढ़ के हमें समझ आता है। हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक है जो हमें आई थिंक पढ़ना ही चाहिए, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। कंपाइलेशन पे हम तब आ सकते हैं जब हमने स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, एंड देन वी नीड अ समरी ऑफ इट जस्ट टू रिवाइज इट, तो तब हम एक कंपाइलेशन पर आ सकते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स हैव टू बी रेड आई थिंक। और आपने नोट्स वगैरह भी बनाए हुए थे मैम अपने खुद के? नोट्स तो हर चीज़ के मैंने नोट्स बनाए थे, जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक का एक नोट था। 1 पेजर एक था फॉर क्विक रिविजन इन द एंड, एंड उस वक्त भी मुझे लगता है कि कंपाइलेशन भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाइलेशंस होते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स हम उन कंपाइलेशन का यूज़ करके भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, तो उससे एक हॉलिस्टिक आपका नोट क्रिएट हो जाता है। मैं आपने ना अभी एक पॉइंट जिक्र किया 1 पेजर नोट, ये ना जनरली जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत कॉमन टर्म है 1 पेजर नोट। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम ये 1 पेजर नोट की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कई एस्पिरेंट्स हैं, शायद मुझे लगता है कि जनरली हम पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नोट्स पे बना लेते हैं, बट वो काइंड ऑफ कॉपी पेस्टिंग हो जाता है। तो आप अपने जब आपने नोट्स बनाए थे, तो जो आपने जो 1 पेजर रिवीजन रखा हुआ था, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी जो आपको लगता, कैसे आपने उस 1 पेजर को डिसाइड किया और क्या क्या चीज़ आपने उसमें इंक्लूड की हुई थी? मेरा ऐसा था कि मैं सबसे पहले PYQs को एनालाइज करती हूँ कि कोई भी टॉपिक लिया उससे किस टाइप के PYQs आ रहे हैं, उससे मुझे रियलाइज़ होता था कि विच टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर भी क्या सब टॉपिक है और वो क्या इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से जब आपका एक बार माइंडसेट क्रिएट हो जाता है तो आप बस उन चीज़ों को ढूंढने लग जाते हो। तो 1 पेजर में मेरा यही होता था कि एट अ ग्लांस मुझे वो सारी चीज़ें दिख जाएँ जो किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड है। मान लो अगर हिस्ट्री में कोई वॉर है तो उसका ईयर क्या था, फिर उस वक्त कौन था जो रूल कर रहा था, कौन सी जगह थी, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स या मेंस में काम आती है, तो उनका एक फ्लो चार्ट टाइप का मैं उसमें बना लेती थी। और वो 1 पेजर नोट काफ़ी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए मुझे लगता है। कोई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बना के नहीं दे सकती, आपको वो याद भी नहीं होगा कभी। आपको 1 पेजर नोट तभी हेल्प करेगा जब आपने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ गूगल किया, फिर उसमें वो चीज़ ऐड की, तभी वो आपको इंटरनलाइज भी होगी और आपको हमेशा याद रहेगी वो। आई थिंक मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आप सबके साथ कि द नोट्स हैव टू बी वेरी पर्सनलाइज, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है हम लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हम ना एक स्टैंडर्ड सोर्स को उठा के सोचते हैं कि यही हमारे नोट्स हैं। शायद वो हमारे नहीं होंगे क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, और जो आपने खुद बनाया है वही शायद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो एक डिफरेंस हो सकता है अमंग अ सक्सेसफुल कैंडिडेट और बीइंग एन एस्पिरेंट। चलिए मैम, अब बात करते हैं आपकी यूपीएससी जर्नी में। जैसे आपने बोला कि मैंने 21 का एग्ज़ाम दिया था जो मेरा नहीं हुआ था, 22 में आपने 2 मेंस दिए थे। तो जब आपने 2 मेंस दिए मैम और 23 में भी आपने बोला मैं मेंस दे रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे कुलदीप सर ने भी पूछा था बाहर, थोड़ा सा एलेबोरेशन वे में, कि क्या फैक्टर था जब आपने डिसाइड किया कि मुझे प्लान बी की तरफ जाना चाहिए? बिकॉज अगर मैं बात करूँ, आपका इनिशियल हिकअप था जब आपका प्री नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है जहाँ पे बंदा डगमगाता है कि नहीं फटाफट प्लान बी ढूंढूं। और आपका प्लान बी आपने बनाया था कि मैं अपनी प्राइवेट जॉब में स्विच कर लूँगी शायद। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप मेंस लिख चुकी हो और नॉट जस्ट सीबीएसई का, आपने फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस लिखा है, आपने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है 23 में, 22 में भी लिखा है। तो उस पार्ट ऑफ टाइम पे जाके जनरली हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार अभी यूपीएससी अच्छा चल रहा है तो पहले इसको पकड़ते हैं। तो आपने क्या थॉट प्रोसेस उठाया कि नहीं मुझे अब ये एग्ज़ाम्स भी करने हैं, ईओ और एपीएफसी भी भरना है? मुझे लगता है यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग मेंस, इंटरव्यू में हो सकता है ना हो, या फिर इंटरव्यू के बाद यू नेवर नो कुछ और इशू आ जाए। तो मुझे लगता था कि आफ्टर 3 अटैम्प्ट्स यू हैव टू हैव अ प्लान बी, क्योंकि एक रियलिज्म ज़रूरी होता है। हम शुरू में बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं कि नहीं क्लियर हो जाएगा, बट जब आपके 3 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं, 4 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। यू नेवर नो आप इंटरव्यू में भी पहुँचोगे या वो भी क्लियर होगा कि नहीं। तो इस वजह से मुझे बस ये लगा था कि आई हैव टू हैव अ प्लान बी। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जो बस मेरे अंदर इनबिल्ट ही थी कि वो करना ही पड़ेगा। बिकॉज उसके पहले मैं एक फेलियर देख चुकी थी जब लास्ट ईयर भी मेरे दोनों मेंस क्लियर नहीं हुए थे। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी शायद इस चीज़ से कि आई एम नॉट श्योर कि मेरा ये मेंस होगा या नहीं होगा। तो फिर मैंने एक प्लान बी अपना रखा हुआ था। क्योंकि मैं इसलिए भी जाना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि मेरा प्लान में कहीं ना कहीं सेटल था कि मैं एमएस कर सकती हूँ या अपने प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हूँ। अच्छा। और तभी भी आपने सोचा कि नहीं यार अभी मेरे को यूपीएससी में भी एक चांस ऐसा देना है कि। और दूसरा में मेरा पॉइंट ये है कि बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जनरली ना लगातार, जब हम यूपीएससी के एक विशेष सर्कल है जिसको हम भी देख सकते हैं, हम लोग भी यूपीएससी वेटरन एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे अगर आप एक सर्कल में फंस गए तो आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो जब आपने, जैसे आपने बोला मैंने EPFO EOO का पेपर भरा एज अ प्लान बी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 23 का आपका पूरा फोकस आपके प्रीलिम्स पे होगा, और आपने बोला मैंने पूरी शिद्दत से तैयारी की और आपका प्रीलिम्स भी हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके भी आपने ये डिसीजन कैसे बनाया कि नहीं यार मुझे ना देने जाना है एग्ज़ाम EOO भी, क्योंकि हो सकता है ना कि जब मेरा प्री हो गया, आपने तो इस डर में दिया था कि मेरा प्री नहीं होगा तो शायद मुझे जाना ना पड़े, अनसर्टेनिटी है। आपका प्री भी हो चुका और मेंस में बहुत एफर्ट लगता है, Right. बहुत ज़्यादा। तो आपने किस तरह अपने आप को मैनेज किया और एक मतलब मोटिवेट किया कि मुझे जाना है इस एग्ज़ाम में, या फिर कोई घर का प्रेशर था कि नहीं अब भरा है तो जाओ ना, भर जा क्यों नहीं रहे हो? इसमें एक्चुअली चर्चिल का एक कोट है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो यू ऑलवेज हैव टू हैव दैट करेज एंड यू हैव टू गिव ऑल, मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पकड़ना है, कोई छोड़ना नहीं है जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपने अभी प्री क्लियर कर लिया तो हो गया, ऐसा तो नहीं है। अनटिल अनलेस आपका इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, यू आर नॉट सिलेक्टेड। आप फिर से प्री दोगे अगले साल अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो आई हैड दैट इन माइंड एंड आई न्यू दैट आई विल हैव टू हैव अ प्लान बी ऑप्शन। इसीलिए मैंने फिर EPFO का एग्ज़ाम भी अच्छे से ही दिया। उसको मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है बस दे दो, कोई इसको मतलब क्लियर नहीं करना है मुझे, या ऐसा कोई मेरा माइंडसेट नहीं था। इसको मैंने बिल्कुल सीरियसली दिया, अच्छे से प्रिपेयर करके। और और मुझे अब ये मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा लेबोरेटिव वे में कि आपने एक हफ्ते में, मतलब एक तो आप हो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, ऊपर से आप CSE की तैयारी कर रहे हो, और 3 मतलब मैं बोलता हूँ खतरनाक टॉपिक्स, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे 25-30 क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, और कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी लॉस के बारे में अगर मैं बात करूँ 4 टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उस हफ्ते में ऐसा कौन सा माइंडसेट अपना अपनाया था, या कौन सी ऐसी आपने तरकीब लगाई थी कि आपने बोला यार इस हफ्ते में, और आपने बड़े आराम से, आप बोल रहे हो कि मुझे इतनी टेंशन भी नहीं, मैंने बड़े आराम से एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया है, तो ऐसा क्या किया आपने इस हफ्ते में? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि PYQs मेरी की थे। द सीक्रेट दैट वाज देयर वाज PYQs। सिर्फ 2 साल के PYQs हमारे पास अवेलेबल थे EPFO के। मैंने उनको काफ़ी थरली स्टडी किया। मैंने 3 से 4 बार सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे। हर क्वेश्चन का मैंने देखा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उनको पहले मैंने सॉल्व किया, फिर उनके ऊपर रिसर्च की, उनको गूगल किया सारी चीज़ों को। तो बेसिकली मेरा वो जो 1 वीक था वो इसी में निकला। एंड फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए कुछ, एंड थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लेबर लॉज जो मैं पढ़ सकती थी मैंने वो पढ़ा, क्योंकि जितना मेरे हाथ में था, लाइक कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स वाली चीज़ है, क्योंकि आई नेवर न्यू कि क्या होगा पेपर में, बस जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ वो मैंने किया। एंड आई थिंक वॉट मेड इट फॉर मी वॉज मेरा CSET थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरी मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ गुड, एंड EPFO वाले पेपर में मैथ्स एंड इंग्लिश का काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो उसकी वजह से भी मेरा स्कोर थोड़ा ठीक रहा था इस एग्ज़ाम में। बाकी तो ओवरलैप था UPSC का, तो वो भी हेल्प किया फिर। क्योंकि मैं आपसे यही जानना चाहता था मैम, क्यों ना, क्योंकि बहुत UPSC एस्पिरेंट तो जो EO जो मैं बोलूँ अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस को तो ये घबरा गए। राइट। तो हम बोलते थे, काफ़ी बच्चों ने बोला कि हमने कुछ सिलेक्टेड पढ़ा, तो आप तो सिलेक्टेड के भी सबसे सुपर सिलेक्टेड हो गए कि सिर्फ PYQs के बेस पे ही आपने पूरा एनालिसिस किया और आपने टॉपिक्स पढ़े। तो मैं फिर भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला मैंने मॉक्स लगाए, क्योंकि मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ कि एस्पिरेंट सीखें कि अगर हम सुपर सिलेक्टेड, हम PYQs पे भी रिलाई कर रहे हैं, और जब आपने मॉक्स दिए तो मॉक्स में आप क्या सोच के देते थे कि मुझे इससे लर्न करना है, या फिर कहीं होता है ना कि चलो आंसर दे दिया, ABC दिया और जो जितना लिखा उतना पढ़ के बस बैठ गए, तो आप कैसे करे थे उन मॉक्स को? हर एग्ज़ाम की एक अलग मतलब अलग फीलिंग होती है। तो EPFO का एग्ज़ाम मैंने कभी दिया नहीं था, तो उस फीलिंग के लिए पहले मैंने दिया था कि जस्ट टू सी कि इसका पैटर्न कैसा है, मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करूं जिससे मेरा एग्ज़ाम मतलब मेरा पेपर जल्दी सॉल्व होगा या मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है कि आप करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं पहले तो PYQs इसीलिए ही सॉल्व करती थी। उसके बाद सेकेंड एनालिसिस मेरी ये होती थी कि किस टॉपिक से कितना आया है, किसका कितना वेटेज है, एंड उसके बेसिस पे फिर मैं टॉपिक सेलेक्ट करके कि अगर किसी एक टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनके डेडिकेटेड नोट्स पढ़ूंगी। अगर अकाउंटेंसी में कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा पूछ रहे हैं तो फिर मैं वो करूँगी। इस टाइप से मैंने अपने आप को थोड़ा बोल सकते हैं कि इट वॉज अ स्मार्ट वर्क। आई विल नॉट से स्मार्ट, सुपर स्मार्ट थिंग। मैं तो कहूँगा आप इनसे सीखे कि सुपर स्मार्ट कैसे बनना है ऐसे एग्जामिनेशंस में। तो चलिए मैम अब आते हैं D-Day के ऊपर। जैसे आई होप आपने APFC भी भरा होगा, दोनों EOA और APFC, और
मेरा पॉइंट मतलब क्योंकि आपने बोला मैंने PYQs बहुत अच्छी तरह की है, बट इस बार का EOA का एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज यूज्ड टू बी इन द PYQs, क्योंकि बहुत UPSC ओरिएंटेड स्टाइल का पेपर आया था, बहुत मुश्किल पेपर आया था, और कंपैरेटिवली जो EPFC का पेपर था वो ईजी आया था अगर मैं बात करूँ सुबह वाले पेपर से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस D-Day में हाउ यू हैव अप्रोच दैट पेपर, बीइंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, तो आपने कैसे अप्रोच किया उस पेपर को? मेरा अप्रोच यही था कि पहले मैं मैथ्स एंड इंग्लिश सॉल्व करती हूँ बिकॉज दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसके बाद जो मेरे नोन क्वेश्चंस हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग रिलेटेड टू विच इज़ ऑलरेडी देयर इन UPSC, उसको मैंने सॉल्व किया। अकाउंट्स एंड कोई पर्टिकुलर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, इन सब को मैं लास्ट में अपना दिमाग लगा के उसी वक्त जो मैं सोच सकती हूँ, जो मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है, उसी वक्त जो मैं इंसाइट लगा सकती हूँ, फिर उनको मैंने थोड़ा लास्ट में रखा। और यही मेरा हमेशा से यही मेरी अप्रोच रही है। UPSC में भी मैं यही अप्रोच लगाती हूँ कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो इजी फ्रूट्स हैं, आप उनको ग्रैब करो, लास्ट के टाइम पर आप फिर टफ क्वेश्चंस पे आप बाद में आ सकते हो। तो ऐसा ही मेरा रहा था उस दिन भी। सेकंड पेपर टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरा APFC का पेपर बेटर गया था EOO से। जब मैं पेपर देख रही थी तो मुझे लगता था कि APFC हो जाएगा, EOO नहीं होगा, मुझे ऐसे मन में था, बट हुआ उल्टा उसका। तो क्योंकि APFC में कंप्यूटर्स का भी थोड़ा ज़्यादा वेटेज था, आई थिंक मैथ्स एंड कंप्यूटर का थोड़ा ज़्यादा वेटेज था, एंड मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा सही हो गया था। आपको अनलकी नहीं लगा मैम कि यार ये कैसे होगा यार कि यार ये कैसे होगा, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये मुझे फीलिंग आई थी जब EO का रिजल्ट आया था, तो मुझे यही फीलिंग आई थी कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, APFC में होता था बट और मैम जब इसका रिजल्ट आया EOA और APFC का, बिकॉज यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, आप अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हो, अब आपका पूरा फोकस मेंस के साथ था, और जब रिजल्ट आया तो आपको अपने मेंस की प्रेपरेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि यार चलो एक एग्ज़ाम का इंटरव्यू तक स्टेज तक तो मैं हूँ। जैसे आपने बोला कि मैंने 23 में मेंस दिया था, मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंची, तो मुझे बहुत फील हुआ कि यार मैंने इतना मेहनत की और इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे अब आप इंटरव्यू स्टेज तक तो आ चुके थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने वो मेंस में आपको बूस्टअप किया उस साल में, या फिर वो एक आपने मेंस एक अलग माइंडसेट से दिया था और इसके लिए आपने अलग माइंडसेट बनाया हुआ था? इनिशियली जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो आई वॉज रियली हैप्पी कि ओके आई हैव टू गिव एन इंटरव्यू इन UPSC, वहाँ पे ढोलपुर हाउस जाना है। बट उसके अगले दिन आई थिंक आई जस्ट ट्राइड टू फॉरगेट अबाउट इट, एंड इनिशियली आई डिड फॉरगेट अबाउट इट क्योंकि मेंस वाज बिगर फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उस वक्त जो सामने है, जो हाथ में है, वही कर सकता है। तो आई ट्राइड टू कीप माई माइंड सेट कि नहीं, मेंस पे पूरा फोकस होना चाहिए अभी। उस वक्त कुछ EPFO का मैं कर भी नहीं सकती थी जी। ऑल्दो जो EPFO का ड्राफ्ट था वो हमारे मेंस के एग्ज़ाम्स के दौरान ही आया था। लाइक GS1 GS2 पेपर जिस दिन हमारा था उस दिन हमारी ड्राफ्ट की एप्लीकेशन खुली थी, एंड GS4 के नेक्स्ट डे वो बंद होने वाली थी। तो आई हैड ओनली 1 day टू फिल माई ड्राफ्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूरा इंटरव्यू उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो बस उस वक्त मेरे माइंड में वापस आया था इसके बारे में। वैसे फिर मैंने ट्राई किया कि आई अवॉइड थिंकिंग अबाउट इट। और मैम उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस पूरे एग्ज़ाम में अगर सबसे कोई लंबा सफ़र करवाया जिसका इंतज़ार हर बंदे ने किया, वो था इंटरव्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 years के बाद इसका इंटरव्यू हुआ है, और तब तक तो काफ़ी लोग भूल भी गए थे कि हमारा पता नहीं हमारा इंटरव्यू है भी कि नहीं है तो ये भी बहुत बच्चों के साथ हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम जो आपका था, क्योंकि आपने मेंस दे दिया एंड उसके बाद आपने 24 का एग्ज़ाम साइकिल में आई थिंक आपने प्री नहीं दिया था उस दिन से, तो आपने फिर किस तरह से अप्रोच किया इस टाइम को, किस तरह से यूटिलाइज किया आपने इस टाइम को, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं आपको पता तो था ना बैक ऑफ द माइंड कि मेरा एक इंटरव्यू लाइनअप है, कब होगा नहीं पता बट लाइनअप तो है। तो आपने किस तरह से अपने को बूस्टअप किया मैं इस पूरे टाइम में? आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 2023 मेंस आई टुक अ ब्रेक। मैं घर वापस गई, मैं पापा मम्मी के साथ एक ट्रिप पर गई, एंड आई स्टेड एट होम फॉर अ वाइल जस्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दी स्टडीज़। एंड उसी वक्त मैंने फिर डिसाइड किया था कि आई विल नॉट गिव प्रीलिम्स ऑफ 2024, एंड ऑल्सो आई जॉइंड अ कंपनी टू कीप माई माइंड ऑफ इट बिकॉज आई न्यू कि अनप्रडिक्टेबिलिटी तो है ही, EPFO में भी है ही, तो यू हैव टू हैव अ प्लान बी देयर ऑल्सो। तो फिर मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर ली थी अपनी, एंड सिंस लास्ट 1 year आई हैव बीन वर्किंग देयर, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, उससे मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ। एंड फिर मैं जब इसका फिर इंटरव्यू डेट्स आए तभी फिर मैंने इसके बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस 1 साल में फिर मैंने ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि क्या होगा, अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर अगर नहीं आया तो मतलब वी डिड नॉट नो एट दैट टाइम। तो
तो मैम अभी आपके इंटरव्यू पे आते हैं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस, क्योंकि पूरे टाइम में जनरली ये इतनी लंबी जर्नी है, तो इसमें मैं नहीं कहता, हम देखो बहुत लोज तो बहुत आते हैं जहाँ पे हमने आपको बूस्टअप करना होता है। तो जैसे एक बूस्टअप तो हमने आपका बाहर सुना है कि आपको पोइट्री का बहुत शौक है। इसी तरह मैंने आपसे जब डिस्कशन किया तो आपने बोला मुझे बुक्स का बहुत शौक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में मैम आपने इतनी जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं या जिससे भी आप इंस्पायर्ड हुई हो, उन बुक्स ने आपको एज अ पर्सन कितना इवॉल्व किया, और दूसरी बात है आपकी जर्नी में उन बुक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? I think books have played a really important role in my journey because books were something I turned to when my mind was just shutting off when I was seeing the UPSC books. तो novels were my refuge. तो फिर आई थिंक मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ पढ़ना काफ़ी पसंद है। कोई भी एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने कुछ बड़ा किया हो, कुछ बिग अचीवमेंट हो उसका, एंड उसकी माइंड में क्या चीज़ें चली। तो देयर वाज दिस बुक बाय फिल नाइट, जो नाइकी के फाउंडर हैं, शू डॉग। उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी थी। ऐसे ही सुधा मूर्ति की बुक्स मुझे बहुत पसंद हैं, द वे शी राइट्स। उनकी 3000 स्टिचेस, वाइज एंड अदरवाइज, उनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं उस बुक में जो मुझे काफ़ी इंस्पायर की थी। अदर देन दैट आई ऑल्सो लाइक टू रीड फिक्शन। तो खालिद हुसैनी की जो बुक्स है, 1000 स्प्लेंडेड सन्स, या फिर अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी है पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो द्रौपदी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ये सारी बुक्स मुझे काफ़ी करेज और रेजिलियंस वाली स्टोरीज़ से मुझे इंस्पायर करती है, एंड दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई मेंटल वेलबींग ऑल्सो। तो मैम ये जो बुक्स आपने पढ़ी हैं, क्या इसका कोई आपके इंटरव्यू में आपको को लगा कि यार हाँ यार ये बुक वाला कुछ एंगल चल रहा है कि मैंने इतना पढ़ा है या इतना इंस्पिरेशनल है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और आपका अगर आप जितने रिलैक्स माइंडसेट से जाते हो या जितना एक पीसनेस से जाते हो, उतना आपका बेटर जो आपका इनर बीइंग है वो निकल के आता है। तो मैं इसलिए चाहता था कि जैसे आपने इतनी बुक्स पढ़ी, जैसे आपने मुझे बताया था कि मुझे करेज टू बी डिसलाइक्ड, एटॉमिक हैबिट्स, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय जर्नी है, रिच डैड पुअर डैड। तो आई थिंक मैंने जितनी बुक्स थोड़ा मोटा मैंने रिसर्च की थी तो वो सब इन्होंने पढ़ी हुई थी। तो मैं वही जानना चाहता था कि जब आपने मतलब आपने इतना आपने इंस्पिरेशन ली और आपने क्या, तो कभी ऐसा वो मौका आता था कि यार आपको लगता था कि यार मतलब इतना, क्योंकि जिन लोगों की आप बात करें उनकी बहुत तगड़े तगड़े स्ट्रगल्स हैं, इफ वी टेक एनी ऑफ द नेम हियर, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर इनका इतना बड़ा स्ट्रगल है तो मेरा तो अभी शुरू ही हुआ है, तो बड़ा लंबा है। क्योंकि देखिए यूपीएससी में थॉट्स बहुत कॉमन है मैम। आप इंस्पायर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों को सुन के, पढ़ के बहुत, शाम को आप पढ़ोगे तो आप सुबह तक पूरा मोटिवेटेड होते हो, चार्ज अप होते हो, पर वो मोटिवेशन 1-2 दिन में नीचे गिर जाती है, तैयारी करते कुछ करते। तो आपने किस तरह से कंसिस्टेंसी बरकरार रखी in terms of motivation, in terms of smiling, having smile on your face और happiness create करने के लिए, तो आपका क्या रूटीन रहता था मैम? आई थिंक बुक्स ने तो मुझे हेल्प किया ही, और बुक्स के फिगर्स ने भी मुझे हेल्प किया, लेकिन मुझे लगता है देयर इज़ अ पावर ऑफ अ गोल या फिर अ पावर ऑफ एम्बिशन जो आपका होता है। बचपन से ही मैं काफ़ी एम्बिशियस थी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एकदम इंस्टिल की थी वैल्यू कि यू शुड ऑलवेज एम फॉर समथिंग बिग एंड हैव अ कंसिस्टेंट प्लान टुवर्ड्स इट। यू शुड नॉट जस्ट ड्रीम, यू शुड हैव अ प्लान फॉर दैट ड्रीम और दैट गोल। तो कहीं ना कहीं आई हैड दिस बिलीफ, एक ट्रुथ था मेरे माइंड में कि आई विल बिकम एन ऑफिसर, दिस इज़ अ ट्रुथ, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, इट विल हैव टू हैपन, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी ही है। तो एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई सराउंडेड माई सेल्फ विथ गुड पॉजिटिव पीपल जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे थे, जो मुझे एनकरेज करते थे, एंड जो नेगेटिविटी थी उसको मैंने शट डाउन करने की कोशिश की थी। तो हैविंग गुड पीपल अराउंड यू इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको एनकरेज करें, जो आपको नीचे ना करें, ऊपर ही उठाएं। और पेरेंट्स का सपोर्ट भी था मुझे कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी कि आई हैव हैड सच पॉजिटिव एंड गुड पीपल in my life that helped me. I think, ma'am, we will definitely ever talk about the positive people who have played a very positive role in your life. But now let's come back again to those examination. जैसे अब आपने, जब आपका फाइनली आपको पता चला कि अब इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, और आप तो ऑफ बिट हो गए होगे, जो भी आपने टैफ में लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, तो मैं वो चाहता हूँ कि जब आपने मॉक्स की तैयारी की, जैसे आपने एरोटाइप में भी एक मॉक दिया, आपने बोला, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मॉक्स ने कितना आपको एक रिवीजन करने में या फिर एक आपका जो डैफ में जो भी चीज़ें आपने लिखी थी, कितना पॉलिशिंग हुई आपकी मॉक्स में? मॉक्स आर रियली हेल्पफुल। मतलब मॉक्स आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं, तो आप अपने आप को जज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि
एक चीज़ होती है कि आपको आता है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, बट दूसरी चीज़ एक पर्सनैलिटी वाली बात होती है. तो दिस मॉक्स हेल्प यू इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर असेसिंग योर पर्सनैलिटी, एंड मॉक्स रियली हेल्प मी इन दैट एरेना. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चंस पता चलते हैं, आपके डैफ में जितने भी पॉइंट्स हैं तो आपके हर एक पॉइंट पे क्या क्वेश्चन आ सकता है. जैसे मैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हूँ, तो मौलाना आज़ाद पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे मॉक पे पता चला. या फिर आपकी हॉबीज़ है, जैसे मेरी एक हॉबी थी हिप हॉप डांसिंग, तो उसमें किस हद तक कितने डीप जा सकते हैं उसमें. जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि ओलंपिक्स में अभी डांसिंग आई हुई है, जो मैंने खुद से नहीं सोचा था, मुझे मॉक में पता चला, तो फिर मैंने उसके बारे में फिर अच्छे से रिसर्च किया. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मॉक में आपको हेल्प करती है, एंड मॉक्स आर अ मस्ट, आपको देना ही चाहिए आई थिंक बिफोर इंटरव्यू. हम जैसे आपने जब एडोटैप का मॉक दिया तो कोई ऐसी चीज़ हुई आपको फील हुआ कि जब आप फाइनल इंटरव्यू में आप बैठे तो आपको ऐसा लगा कि यार हाँ ये तो मैं दे चुकी हूँ पहले. एक आता है ना कई बार, क्योंकि जब वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इतना यूज टू हो जाते हो उस क्वेश्चन, तो आपको इतना रिलैक्स माइंड से आप वो क्वेश्चन का आंसर दे पाते. तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, और आपका एडोटैप का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम इन टर्म्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज? राइट. तो एडुटैप का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. फर्स्टली तो जो पैनल मेंबर थे एडुटैप के, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, और उनसे बात करके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि रियल इंटरव्यू भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक ब्यूरोक्रेट ही होंगे जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे. एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे. मेरा प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस स्मार्ट मीटर्स के ऊपर बेस्ड था, और मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है. तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से मतलब डीप में जाके मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे. और मेन इंटरव्यू में भी मेरे साथ यही हुआ. मेन इंटरव्यू में भी मुझे स्मार्ट मीटर्स और मेरा वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ दैट विल हेल्प इन EPFO, ये सारे क्वेश्चंस घूम कर वापस आए थे. तो एडुटैप का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा था इस सेंस में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे रेप्लिकेट हुए थे इन दिस एरेना, इन वर्क एक्सपीरियंस एरेना एटलीस्ट. हम जैसे अब आते हैं आपके फाइनल इंटरव्यू को, जैसे आपने बोला कि कुछ क्वेश्चंस तो मेरे रिपीट हुए, कोई ऐसी गुगली भी है आपको कि यार ये तो क्या ही पूछ ले रहे हैं, क्योंकि आपने ये बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे मिली इन मॉक्स, गिविंग द मॉक्स, कि यार ये एक एंगल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया या ये नहीं किया. कोई ऐसी चीज़ हुई थी कि फाइनल इंटरव्यू में भी आपको लगा कि ये अब क्या पूछा है, कि ये तो किसी ने भी नहीं पूछा जो अब इन्होंने पूछा है? हाँ. इनिशियली जब मैं इंटरव्यू में गई, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो ये था कि व्हाट इज़ योर प्लान बी. दैट वॉज देयर क्वेश्चन. एंड उस वक्त मुझे थोड़ा सा लगा था कि ओके, बट आई हैड दिस कन्विक्शन. मैंने बोला कि नहीं सर, आई वॉन्ट टू गिव दिस एग्ज़ाम, और यही मेरा फाइनल गोल है, बट इफ़ समथिंग हैपन्स. तो मैंने ऑनेस्टली फिर वहाँ पे बताया था. ये मुझे हल्का सा इनिशियली गुगली फील हुआ था, बिकॉज जनरली इंटरव्यू में जाते तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या कुछ ऐसा होता है. एंड बाद में क्योंकि डिस्कशन हमारा थोड़ा AI पर चला गया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काफ़ी बेस्ड था, कम्युनिकेशन पे बेस्ड था कि हाउ डू यू मेक अ कॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक कॉल जा रहा है तो व्हाट इज़ द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ दैट कॉल, ये भी मुझे थोड़ा सा काफ़ी टेक्निकल फील हुआ था. बट ओवरऑल मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, दे आर चेकिंग वेदर यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. इवन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, आर यू देयर, आर यू कॉन्फिडेंटली ओवर देयर एंड यू आर स्माइलिंग. तो वो चेक होता है मुझे लगता है इंटरव्यू में, नॉट योर नॉलेज. एंड जब उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस या फिर हॉबीज़ इन सब पे डिस्कशन किया, तो आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि मेरा सही जा रहा है, अच्छे से हो रहा है. तो फाइनली इट वेंट वेल. हम जैसे आपने बोला कि पहला क्वेश्चन मुझे बहुत ही गुगली फील हुआ, प्लान बी क्या है. मतलब आई थिंक जब हम भी डिस्कस कर रहे थे आपके प्लान्स ABCD काफ़ी हो चुके हैं, बट वो प्लान बी अभी भी, वो आपका प्लान बी चेंज होता है. ठीक है, तो बट मैं जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज़ में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन शुरू में पूछा जाए जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे हो, तो आपने कैसे डील, आपने जैसे बोला आपने डील किया, तो व्हाट शुड बी अ स्टूडेंट शुड डू. मैं चाहता हूँ आप गाइड करो, क्योंकि आपके साथ हुआ है. Right. तो क्या करना चाहिए? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. कुछ माइंड में होना नहीं चाहिए कि ये पूछा जाएगा, और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द की. जस्ट थिंक कि इट इज़ ना नॉर्मल कॉन्वर्जेसन, और अगर वो सामने से कुछ पूछ रहे हैं तो आई थिंक हमारे कुछ कन्विक्शंस हैं जो स्ट्रांगली हमें होल्ड करने चाहिए, और आपका वहाँ पे पर्सनैलिटी वही निकल कर आएगी जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है. भले ही आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, कितना भी अपने आप को मोल्ड कर लो कि मुझे अपने आप को ऐसे दिखाना है, बट आपकी रियल पर्सनैलिटी ही वैसी वहाँ पे शो होगी. तो कुछ चीज़ों को आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा जो आपकी वहाँ फाइनली शो हो. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट यू हैव टू डू इट. नाउ मैम वी हैव टॉक्ड अबाउट योर जर्नी, बट आई थिंक द बिगेस्ट पिलर्स इन द जर्नी, जैसे आपने बोला आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वो बहुत प्रोमिनेंट रोल उन्होंने प्ले किया है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन योर व्हेन दिस रिजल्ट केम आउट, ठीक है, जैसे आपने बोला पापा ने बहुत सपोर्ट किया इनिशियली कि हाँ, तो एक तो होता है ना खुद में सेंस ऑफ रिलीफ आता है कि चलो यार फाइनली हो गया.
एक एग्ज़ाम तो हुआ ना यूपीएससी का, कुछ है तो यूपीएससी ही है। तो घर में रिएक्शन कैसा था मैम? घर वाले बहुत खुश थे। द रिज़ल्ट केम ऑन 2nd of January एंड 1st January को ही मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि दिस ईयर आई एल डेडिकेटेड टू यू, कि तुम्हारा इस बार कुछ होगा। एंड अगले ही दिन द रिज़ल्ट केम, तो दे वर रियली हैप्पी। वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग, ऑल ऑफ अस वर क्राइंग बिकॉज वी फाइनली मेड इट टू दैट फाइनल लिस्ट एंड इट वॉज अ जॉइंट एफर्ट। आई विल नॉट से कि ये मेरी अकेले की मेहनत थी, मेरे घर में सब ने ही मेरे साथ मेहनत की है इस मेरी पूरी प्रोसेस में। तो इट वॉज़ अ रियली गुड मोमेंट। और मैम जो भी आपके साथ, जैसे आपने बोला कि बहुत लोग जुड़े मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिवली गाइड किया। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि मैंने ना नेगेटिविटी को शन आउट किया हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स होते हैं और जनरली यूपीएससी में ना एक बहुत कॉमन पॉइंट होता है कि मैम जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत नेगेटिविटी कुछ तो अपने आप में सराउंड होती है, कुछ आसपास से सराउंड होती है। आप घर में रिलेटिव्स लगा लीजिए या फिर आपके आसपास के लोग हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अगर जनरली जैसे आपने जॉब छोड़ी तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि जो भी आपके कोलीग वर्कर्स थे वो घूमने भी जा रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ ऑल्सो। और कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि यार गलती, आपको ये तो नहीं रियलाइज होगा किसी पूरी जर्नी में कि यार गलती, डिसीजन गलत ले लिया है? नहीं, ये वाली चीज़ तो मुझे फील नहीं हुई कि डिसीजन गलत लिया, बिकॉज जर्नी, लाइफ बड़ी है। अभी मैं ये चीज़ कर रही हूँ, आई विल बी हैप्पी इन 4 to 5 years। मतलब मैंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है इस चीज़ में, बिकॉज अपने फ्रेंड्स को कट ऑफ कर देना ऑलमोस्ट, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, यू आर नॉट मीटिंग दैम, यू आर नॉट गोइंग आउट एंड पार्टिंग विद दैम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग सेक्रीफाइस दैट यू मेक इन योर 20s, विच आर योर प्राइम ईयर्स, in which you can do so many things, but you are studying. So I think this is a sacrifice, but ultimately it grows up to be something. मतलब वो कुछ अच्छा ही होता है उस चीज़ से। तो sacrifices are important I think, and negativity तो काफ़ी होती है और हमारे सराउंडिंग में भी होती है, हमारे अंदर भी आ जाती है कई हद तक, क्योंकि हमें खुद पर ही डाउट होने लग जाता है। बस उस वक्त हमें अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। एंड जो भी लोग हैं जो आपके बारे में या आपको नीचे करने की कोशिश करें, तो यू शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम एंड जस्ट कट देम ऑफ। एंड मैम नाउ इफ़ आई से दैट, मैंने आपसे जो भी आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होंगे, मैंने आपसे सब चीज़ें पूछी हैं, बट फाइनल एनीथिंग यू वांट टू से टू द एस्पिरेंट्स, और जो आपके मन में है, बिकॉज बहुत बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। आई वुड से स्पेसिफिकली 2 स्टूडेंट्स जो कि शायद वो लड़कियां जो कि एक डिसीजन लेना चाहती हैं कि मुझे जॉब छोड़नी है फॉर दिस एग्जामिनेशन और मे बी फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। तो और उसके बाद जो भी डाउन्स आने वाले हैं या अप्स आने वाले हैं, तो अगर आप एक लास्ट मिनट टिप देना चाहती हैं अपनी तरफ से फॉर दी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स में? आई विल से कि ड्रीम बिग बट बी रियलिस्टिक। You should have an ambition and you should break them down in smaller targets to achieve them, make it achievable. But do not be very idealistic that, okay, I have to give my 7-8 years only to this exam. You should be practical in your approach. You should have a smart approach to this exam, because that is what will sail you through this journey. And I feel that be positive, surround yourself with positive people, and always try to be consistent in your approach. Consistent efforts with a conviction and confidence, the 3 C's. This is, I think, very important in this journey. मैम एनी लास्ट कोड, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, कोई एनीथिंग यू वांट टू शेयर? I think one of my favorite quotes lately have been, there's a defiance in being a dreamer. The world will say that you are a dreamer, you are a fantasy kind of a person, but there's a defiance in being a dreamer and you should dream big. So I think यार ये था अच्छियों के साथ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम इन योर फ्यूचर, एंड आई होप दैट, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि इज़ इट योर फाइनल गोल और इज़ इट स्टिल योर प्लान बी, प्लान इज स्टिल वेटिंग? I think one should always aspire for more bigger things. So yes, this is a very good achievement for me and I'm really happy for this, but I will not stop dreaming, or I will not stop the hard work that I have to do for greater things that have to come in my life. So ma'am, we all wish you all the best for all the dreams that you have, and I hope one day you will achieve those things also. And still अगर हुआ तो मैं सोचूंगा उसका इंटरव्यू हम आपको ज़रूर लेंगे मैम। Thank you. So thanks a lot for giving us your precious time, ma'am. Thank you so much.